आज बिग फोर में जो 90% पार्टनर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं। आज मुझे मिलते हैं कि सर आपके जो पुराने नोट्स हैं ना वो साइड में से फट गए बट हमने रखा हुआ है। सब इसमें रैंक था आपका? तीनों में रैंक। वाओ, क्या रैंक्स थे? इंटर में था मेरा 4th रैंक, फाइनल में था 2nd रैंक। वाओ, कौन से ऐसे फॉरेन कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं सीए के साथ साथ सो दैट दे कैन गेट अ बेटर एक्सपोजर? अगर किसी ने सीए कंप्लीट कर लिया, एसीसी कर ली, उससे क्या है कि आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएंगी इन यूके, इन यूरोप, इन चाइना, इन सिंगापुर, हांगकांग, इन कंट्रीज। एंड मैट टॉपिक में कैसे समझाते थे? रिलायंस क्या करता था, प्रॉफिट दिखाता था 10,000 करोड़ बट इनकम टैक्स नहीं देता था, क्योंकि वो बुक्स में दिखाता था प्रॉफिट, इनकम टैक्स में नील इनकम। कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करता था लोएस्ट रेट, और इनकम टैक्स जो रेट्स है वो है। इन्होंने मैट लाए, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी मैट के लिए एट द सेम रेट्स गिवन इन द कंपनीज एक्ट। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया, उसने 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया कंपनीज एक्ट। एक बनाया शेयर होल्डर के लिए जिसमें उसने कहा लोएस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और एक बनाया मैट वालों के लिए जिसमें कहा मैं हाई डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। और मुंबई हाई कोर्ट ने इसे अप्रूव किया। जो मैट के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा उसे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी द सेम एज लेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट व्हिच इज लेड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम ऑफ द कंपनी। आधा इनकम टैक्स है धीरूभाई अंबानी की वजह से। कैसे? वो प्लानिंग्स करते थे, उन प्लानिंग्स को नलिफाई करते थे फाइनेंस मिनिस्टर। मैट लाया गया ओनली बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी। मैट 86 में आया था, 89 में ड्रॉप हो गया, फिर 91 में आया, फिर ड्रॉप। अंबानी ऐसा काम करता था, मैट बेकार कर देते थे। आप रिजेक्ट हुए थे एएफ फर्ग्यूसन से एंड आर्थर एंडरसन में भी आपने इंटरव्यू दिया था, क्यों रिजेक्ट था आपको? क्योंकि मैं वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। विजी सर, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल, द ओजी डायरेक्ट टैक्स गुरु। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। मुझे प्लेजर कुशल। थैंक यू वेरी मच। तो आज के पॉडकास्ट पे आपकी पूरी जर्नी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे बहुत नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, आपके लेक्चर्स की याद आएगी उनको। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपका पूरा चाइल्डहुड कैसा रहा था एंड आपने कब डिसाइड किया कि आपको सीए कोर्स परस्यू करना है? मैं एक बहुत पढ़ाकू बच्चा था, 12 घंटे पढ़ता था क्लास 6 ऑनवर्ड्स, और हमेशा क्लास में टॉप करता था। मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था और आईआईटी में मुझे ये था कि 1st, 2nd, 3rd पोजीशन लानी है। और जब रिजल्ट आया 12th का, मैं आईआईटी में मेरी कोई पास ही नहीं हो पाया। मेरा पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाज 99.5%। ऑन दैट बेसिस आई गॉट इनटू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैंने सोच लिया कि साइंस नहीं करनी है अब और कॉमर्स करनी है। सो इट वाज शेयर लक दैट आई जॉइंड एसआरसीसी। और उस समय हम फाउंडेशन जल्दी दे सकते थे, तो मैंने फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन दिया। मेरी लक थी, रैंक आ गई और मैं सीए में घुस गया। एंड 3.25 साल में मैंने सीए कंप्लीट कर लिया। सो बिफोर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आई कंप्लीटेड सीए। वाओ, ये कैसे पॉसिबल है? ग्रेजुएशन के पहले सीए कैसे? उस समय पॉसिबल था, जब मैंने किया था 86 में, तब ये पॉसिबल था। ओके। और इसमें आई अज्यूम तो ग्रेजुएशन के पहले हुआ तो ऑफ कोर्स सारा आपके एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिए होंगे। हाँ, एंड सब इसमें रैंक था आपका? तीनों में रैंक था। वाओ, क्या रैंक्स थे? इंटर में था मेरा 4th रैंक। ओके। फाइनल में था 2nd रैंक। वाओ, क्या बात है। एंड आप सीए के पहले जस्ट आपके अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात करें, आपने बताया कि आप 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो एज अ स्टूडेंट आपके कुछ मेमोरीज है कि आप में से स्कूल में या तो कॉलेज में जब जाते थे, क्या मेमोरीज थे, या तो पेरेंट्स से आपने क्या सीखा जब आप जस्ट चाइल्डहुड में थे तब? देखो, मेरी कॉलेज की मेमोरीज तो बहुत खराब है, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाता था तो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठा रहता था और पढ़ते रहता था। सारे लोग कैंटीन में जाते थे, मस्ती करते थे, बट मैं अपनी सीए की किताबें लेके बैठा रहता था। तो कॉलेज वाज अ प्रिजन फॉर मी। और स्कूल में भी सिंस मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो मैं लोगों से, सोशल एक्टिविटी से दूर रहा। बट फ्रैंकली मैं लोगों को एडवाइस करूंगा ये ना करें, क्योंकि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाती है। मैंने बाद में रियलाइज किया कि शायद मुझ में ये कमी रह गई। तो आज के नौजवानों से मैं ये कहूंगा कि स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, बट एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। मुझ जैसा ना करें कि किताबी कीड़ा बन के रह जाए। बट आपको इतना पढ़ाई का शौक स्टार्टिंग से कैसे था? 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से अगर मैं आज बात करूं,
वो लोग पढ़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहेंगे और आप तभी से ही 12-12 घंटे करते थे। तो ऐसा क्या हुआ था क्या आपके था लाइफ में कि पढ़ाई का एकदम ये शौक लग गया था? मेरी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे ये था कि मुझे जल्द से जल्द कमाना शुरू करना है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में आकर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था श्रीराम में, उसके एंड में मैं किताबें लिखता था अकाउंट्स की, जाके दुकानदारों की, तो मैंने वहां से कमाई शुरू कर दी थी। हैड अ टफ बिगनिंग। गॉट इट। एंड फिर आपने कैसे सीए में स्केल किया एंड सीए की जर्नी कैसी रही आपकी? जो पौने 3 साल थे, क्या स्ट्रगल्स थे, क्या चैलेंजेस थे? 3 साल हम आर्टिकलशिप करते थे। जैसे आज के बच्चे आर्टिकलशिप करते वैसे नहीं होती थी हमारी। हमारी होती थी सुबह 8 से रात को 8 तक, और हमारे कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कैलकुलेटर्स पे यूज करते थे हम। बैलेंस शीट हमको टाइप कराते थे उस पे फिजिकल टाइपराइटर पर, और एक गलती हो गई तो दोबारा टाइप होती थी। तो हम लोग बहुत बहुत मेटिकुलसली काम करते थे कि मतलब गलती जैसे आजकल तो क्या आप लोग टाइप करते हैं, गलती हो गई, दोबारा से उसे कट पेस्ट कर लिया, एडिट कर लिया। बट हमारे जमाने में मैनुअल टाइपराइटर होते थे, एक गलती मतलब आप बैलेंस शीट दोबारा टाइप हो। तो हम लोग बैलेंस शीट टाइप भी कराते थे बिकॉज टाइपिस्ट के साथ हमें बैठना पड़ता था। तो उस जमाने का स्ट्रगल और अब का स्ट्रगल, मतलब यू कांट कंपेयर। और क्या आपके एग्जाम्स के टाइम कैसा माइंडसेट था एंड जब आप पेपर लिखने जाते थे तब क्या लाइक कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स वो टाइम पे आपके जो हुए मैंने थे? सीखा था कि हैंड राइटिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। कंटेंट तो चलता ही चलता है, तो मैंने हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखता था, तो शायद इस वजह से भी एग्जामिनर मुझसे इंप्रेस होता था और ज्यादा मार्क्स देता था। एंड आपका आर्टिकलशिप के टाइम आपने जब किया तो आर्टिकलशिप का पूरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या-क्या प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी एंड हाउ वुड यू एडवाइस पीपल हू आर वाचिंग दिस कि आर्टिकलशिप का क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए उनके लाइफ में? देखिए, जो चीज आप आर्टिकलशिप में सीखते हो वो कभी नहीं सीख सकते। हमने ऑडिटिंग भी सीखी, टैक्सेशन भी सीखा, न्यूज़पेपर्स के ऑडिट होते हैं, एबीसी सर्कुलेशन ऑडिट्स, वो भी किए हमने, स्टॉक ऑडिट्स भी किए, सब कुछ किया। और हमारी हमारी हर फर्म में काम उसको देते हैं जो करता है, जो नहीं करता उसे काम नहीं मिलता, क्योंकि मालूम है कि जो नहीं कर रहा काम देंगे तब भी नहीं करेगा, खराब करेगा। तो बॉसेस काम उसको देते हैं जो करता है। तो हम लोग काम करते थे, तो आज देखिए हम इस मुकाम पे पहुंचे। हम 3-4 लोग थे। मेरे बैच में थे एक जीएस पन्नू, ही वाज माय सीनियर इनफैक्ट आर्टिकलशिप में। GS Pannu was very, very laborious, and then he became the president of the ITAT, Mumbai ITT also, and Delhi ITT also. Just retired 6 months back. तो मैंने देखा जितने बच्चे आर्टिकलशिप में अच्छा काम करते हैं, मतलब अच्छा मीन्स लेबर करते हैं, वो आगे जाके एक्सेल करते हैं। बिग फोर वगैरह में आपको मिल जाता है एडमिशन, बिकॉज बिग फोर वगैरह में ये नहीं देखते आपके मार्क्स क्या है। मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे बच्चे हैं जो सीए टॉप करते हैं बट कहीं जॉब नहीं मिल पाती, बिकॉज जॉब वाले देखते हैं कि हमें इससे क्या फायदा है। आप कंपनी लॉ में टॉप कर गए, इनकम टैक्स में टॉप कर गए, बट आपको एक अपील नहीं बनानी आती, तो फायदा क्या होता है? तो बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आज एक्सेल कोई नहीं कर सकता, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड हो। आपने बताया कि आपकी इंटर में भी रैंक थी, फाइनल में भी रैंक थी, तीनों लेवल्स में रैंक थी एंड सिंगल डिजिट रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 2। तो आपके हिसाब से व्हाट डिफरेंशिएट्स अ रैंक होल्डर वर्सेस अ नॉन रैंक होल्डर? ऐसे क्या ट्रेट्स होते हैं या क्या हैबिट्स होते हैं जिसको एक किसी को रैंक लाने में हेल्प कर देखो, सकती है? फ्रेंकली मैं कहूं तो रैंक इज अ क्वेश्चन ऑफ योर डेस्टिनी। मुझे याद है मेरी फाइनल में रैंक 2 थी। मेरे साथ एक लड़का था, राजेश खन्ना, हीरो नहीं, जो राजेश खन्ना। I think I just learned he joined Arthur Henderson and then some big company. तो राजेश खन्ना बहुत लेबोरियस था। उसने ऑडिटिंग, एक सब्जेक्ट होता है ऑडिटिंग, हमारे जमाने में 7 पेपर होते थे, अब 8 हो, अब तो मतलब चेंज हो गया सारा, और 7 पेपर लगातार होते थे। और मुझे याद है 20 अक्टूबर 1986 में मैंने अपने सीए के पेपर देने थे 1 नवंबर से, तो 20 अक्टूबर 86 को मैंने देखा, मुझे ऑडिट मैंने कुछ नहीं किया था और 11 दिन बचे थे। अब मैं ऑडिट कैसे करूं? मैंने अपने दोस्त से बात की, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी,
उसने कहा एक काम कर, एक दुक्की आती, दुक्की मीन्स जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ऑडिटिंग पे, वो ले आ। मैं ले आया। उस समय फोन वैसे होता था, ब्लैक फोन जो हाथ से मिलाते हैं। कहता अब किताब खोल, बोल जय माता की। मैंने कहा जय माता की। मैंने किताब खोली। कहता 2 क्वेश्चन आ गए, वो टिक कर ले। ऐसे 11 बार कर और जो क्वेश्चन आया रट ले। तो मैंने 22 क्वेश्चन याद किए और किस्मत की बात देखिए, मैं ऑडिटिंग में पास हो गया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई। और जो मेरा दोस्त था राजेश खन्ना, उसने ऑडिटिंग के पूरे 1100 पेज किए थे। उसके ऑडिटिंग में आए 52 मार्क्स और रैंक 1। मैंने कहा देख यार, जो भी है, जीता तो मैं ही हूं, मुकद्दर का सिकंदर मैं हूं। तो देखिए, मिसगाइड मत हो जाइएगा बच्चों कि आप भी जय माता दी करके 11 बार खोलें और वो याद कर लें। तो ये किस्मत होती है। तो मैंने कहा रैंक मेरे हिसाब से किस्मत होती है कि जो आपने किया है वो आ जाता है, और जो आपने छोड़ा है, कई बार किस्मत इतनी खराब होती है, जो छोड़ के गए वही आ गया। तो रैंक आई थिंक इज यस, मेहनत भी होती है और किस्मत भी होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जीवन है हमारा, ये एक रथ है। कृष्णा इसका सारथी है। कृष्ण मीन्स लॉर्ड कृष्णा। और 2 पहिए इस रथ के, एक पहिया है आपका परिश्रम और एक पहिया आपका किस्मत। जब तक दोनों पहिए नहीं चलेंगे, चाहे लॉर्ड कृष्ण सारथी हो, रथ नहीं चलेगा, मेरा मानना है। वाओ! वेरी, वेरी वेल सेड। इसमें बस एक पॉइंट है मेरा कि अगर सपोज़ लक तो ऑफ कोर्स इट प्लेज़ अ वेरी, वेरी बिग फैक्टर इन एनीवन्स सक्सेस। बट आई आल्सो फ़ील कि अगर कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो आई थिंक हार्ड वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लक। लाइक लक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू पुट इन। अगर आप सीए स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहोगे कि अगर उनको रैंक के लिए एम करना है या तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ऐसे क्या चीज़ें उनके दिमाग में रखनी चाहिए कि 3-4 टिप्स कि ये अगर फ़ॉलो करोगे तो आप क्लियर कर लोगे आपके एग्ज़ाम्स? मेरे ख्याल से एक रेगुलरिटी होनी चाहिए स्टडीज में। नंबर 2, जो आप पढ़ रहे हैं उसे रटे ना। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं जो बच्चा है रट रहा है सब चीजें, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी रटा रहे हैं। सो वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द क्वालिटी सीएस। आज देखिए, लोग कहते हैं कि सीएस को जॉब नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री को सीएस नहीं मिल रहा है। व्हेन आई से इंडस्ट्री को सीएस नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री को अच्छे सीएस नहीं मिल रहा है, बिग 4 को अच्छे सीएस नहीं मिल रहा है। तो ये जो बच्चे शॉर्टकट होके पास हो जाते हैं, मतलब दे आर स्पॉइलिंग देयर कैरियर, और तभी इन बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। तो मेरा तो यही क्या कहते हैं, आपको एडवाइस है बच्चों को कि जो पढ़ें, ढंग से पढ़ें, प्रैक्टिकल लाइफ को देख के पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि आगे से लाइफ में यूज करना है। पेपर क्लियर करना इज नॉट द ओनली मोटिव। एंड आपके एंटायर सीए जर्नी में ऐसा कोई फेज आया था जहां पर आपको लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट मेंट फॉर मी, अभी मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एंड हाउ डिड यू टैकल दैट? तो क्वेश्चन मुझे आज भी रात को सपने आता है। मैं मतलब 86 में मैंने क्वालिफाई किया था, नवंबर 86 में। मुझे आज भी सपना आता है कि मैं सी एग्जाम में फेल हो गया। सो दिस इज अ टेरर स्टेट ऑफ माइंड कि आज से 34-35 साल, मतलब 40 हो गए, 40 साल पहले उस एग्जाम का इतना डर था कि मुझे आज 40 साल के बाद भी सपना आता है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। कभी पेन टूट गया मेरा, कभी रोल नंबर रह गया घर पर। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो डर रहता था, और आज भी उस डर के सपने आते हैं। तो डर हर चीज का होता है जब आप सक्सेस को एम करते हैं। क्योंकि मेरा एम था कि मुझे सीए क्लियर करना है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। सो मतलब आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू क्लियर द सीए। तो वो एक डर और होता था, प्रेशर और होता था। एंड देन आपने सीए क्लियर किया, तो फिर सीए क्लियर करने के बाद फिर आपने कब डिसाइड किया कि ओके नाउ टीचिंग इज समथिंग व्हिच इज मेंट फॉर मी? ये भी किस्मत से हुआ। सीए ज्वाइन करने के बाद मेरे सपने थे कि अब पैसा गिरे, बरसेगा, बट कोई पैसा नहीं बरसा। मैंने जॉब की, एक फर्म है साहनी नटराजन बहल, वहां जॉब की। उस जमाने में सैलरी मिलती थी 3,000 रुपए, और उसमें आप पीएफ भी कटता था, कुछ सेव नहीं कर पाते थे। अपने भाई को मैंने उस समय मोपेड लेके दी थी, एक मोपेड चलती थी, उसमें मेरी इंस्टॉलमेंट जाती थी 400 रुपये महीना। और कन्वेंस, मेरा ऑफिस था नेहरू प्लेस में, एसएनबी जो फर्म है, तो कुछ नहीं बचता था। उसके बाद मैंने 3 साल वहां जॉब करने के बाद वहां छोड़ा, सीए इंस्टीट्यूट में जॉब की एज टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। वहां भी मजबूरी थी क्योंकि मुझे कहीं जॉब नहीं मिली थी।
मैं सीए में टॉपर था, बट कहीं जॉब नहीं मिली बिकॉज उस समय अप्रोच चलती थी और 2 ही फर्म थी, फर्ग्यूसन्स एंड आर्थर एंडरसन। अब तो बिग 4 हैं, बट उस जमाने में 2 फर्म होती थी, फर्ग्यूसन्स और आर्थर एंडरसन। मैं दोनों में गया था, वहां पर आर्टिकल्स इंटरव्यू लेते थे और आर्टिकल्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने एसएनबी ज्वाइन की, फिर मैंने सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, वहां भी सैलरी बहुत कम थी। किस्मत थी कि एक बार सीए फाइनल में एक स्टार फैकल्टी थी, आती थी क्लास लेने के लिए, वो स्टार फैकल्टी नहीं आ पाई। तो मेरे बॉस और अच्छा इंस्टीट्यूट का ऑडिटोरियम था इधर आईटीओ दिल्ली में, जहां 350 की कैपेसिटी होती थी और स्टार फैकल्टी को सुनने आते थे 500 लोग। उस दिन वो फैकल्टी नहीं आ पाई, तो मुझे भेजा गया कि आप क्लास लेके आइए। मैं बहुत शर्मीला, एक फेमिनिस्ट वॉइस थी मेरी और बोल नहीं पाता था, किसी को फेस नहीं कर पाता था। मैं क्लास लेने गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी इतनी हूटिंग हुई और हूटिंग के बाद 4 बच्चे क्लास में रह गए। मैं बहुत ही डिमोरलाइज था, तो उस दिन मैंने क्लास का, आज क्लास नहीं हो पाएगी, होती भी नहीं, 4 बच्चे रह गए थे। मैं अपने केबिन में आके बहुत रोया। मैंने कहा बॉस से, सर, मिस्टर कमल गुप्ता वाज बॉस, मैंने कहा सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे 6 क्लास लेनी थी। वो कहते लेनी तो आपको पड़ेगी बिकॉज इंस्टीट्यूट अनाउंस कर चुकी है। खैर नेक्स्ट डे मैं तैयार करके गया, एक प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन वगैरह तैयार करके गया और क्लास में आए 20 बच्चे। 20 बच्चों में से अराउंड 10 बच्चे छोड़ गए, बट मुझे क्लास कंप्लीट करी थी। मैंने 6 दिन बहुत मेहनत की, ऑल्टरनेट डेज क्लास होती थी और मैंने 6 क्लास में अराउंड 12-13 क्वेश्चन कवर कराए, बिजनेस प्रोफेशन, कैप गेन्स वगैरह के। जो 10 बच्चे बचे थे उन्होंने कहा सर थोड़ा सा और करा दीजिए। मैंने कहा 6 लेक्चर और कराए। तो मैंने 6 लेक्चर और कराए और टॉपिक कवर कर दिए। अब आप किस्मत की बात देखिए, उस समय जो पेपर आया, जो मैंने इन 11 क्लास में कराया था, 11 या 12 क्लास में, अराउंड मैंने 27-28 क्वेश्चन कराए थे, पूरा पेपर उसमें से आ गया। और मार्केट में हवा फैल गई कि इंस्टीट्यूट में एक बंदा काम करता है विनोद गुप्ता, वो पेपर बनाता है। और नेक्स्ट क्लास जब ऑडिटोरियम में हुई, मुझे भेजा गया, उसमें 550 बच्चे और इंस्टीट्यूट को पुलिस बुलानी पड़ी उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। तब मैंने कहा कि यार अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है इस समय, नंदा साहब, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी उस समय और उन्होंने मेरी क्लास शुरू कराई, मतलब अरेंजमेंट्स किए, वो सब किया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आपने बताया कि आप रिजेक्ट हुए थे एएफ फर्ग्यूसन से एंड Yes. आर्थर एंडरसन में भी आपने Yes. इंटरव्यू दिया था? हाँ, आर्थर एंडरसन में भी गया था इंटरव्यू देने। आर्टिकल्स इंटरव्यू लेते थे, और क्या होता था एग्जैक्टली? आर्टिकल्स इंटरव्यू लेते थे, क्यों रिजेक्ट किया था आपको? क्योंकि मैं उनकी तरह स्मार्ट नहीं था, टाई वाई कोट वोट नहीं लगा पहन के गया था और वो जिस तरह का स्टाइल मारते हैं, हम तो सीधे साधे बंदे थे, अभी भी सीधे साधे बंदे हैं, वो सब नहीं थे, स्टाइल्स नहीं थे हमारे पास। और जिस तरह की इंग्लिश बोलते थे, हाय दिस इज यू नो। गॉट इट। एंड देन फिर आपने फिर डिसाइड कर लिया दैट टीचिंग में ही जाना है, सो यू आल्सो लेफ्ट, क्विट योर जॉब? डिसाइड नहीं किया, ये तो मेरी किस्मत थी हाँ, कि मैं टीचिंग में आ गया। अफवाह फैल गई कि पेपर में बनाता हूँ, लाइनें लग गई। तो आपने जब फर्स्ट क्लास जो आप बता रहे थे कि 20 बच्चे आए थे, उसमें से 10 ही बचे थे एंड फर्स्ट, उसके पहले तो सिर्फ 4 ही बच्चे बचे थे, हाँ। ओनली 4 स्टूडेंट्स। तो आपका तब मतलब माइंडसेट कैसा था एंड देन हाउ डिड यू कोप अप विद इट? बिकॉज ये बहुत डीमोटिवेटिंग है किसी को कि अगर कोई पढ़ाने जा रहा है एंड सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, तो हाउ डू यू लाइक थिंक व्हेन यू आर इन दैट फेज? तो जब मैं अपने फर्स्ट क्लास के बाद अपने केबिन में आके रोया था कि मतलब बहुत इंसल्ट हो गई, ये हो गया, तो मेरे बॉस थे कमल गुप्ता जी, वो कहते कुछ नहीं होता यार, इट्स योर ड्यूटी, आपको काम दिया गया है पढ़ाना बच्चों को, ये 6 क्लास पूरी करनी है, अपना बेस्ट लगाओ और पढ़ा के आओ। कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई प्राइज मिलने वाला है, सैलरी आपकी उतनी है उतनी मिलेगी। इंस्टीट्यूट उस समय देता था 100 रुपए पर क्लास देता था ऑनरेरियम, कहते वो आपको मिलेगा कैश में, जो टैक्सेबल नहीं होता था। आज भी मुझे पता नहीं टैक्सेबल होता है या नहीं, बट 100 रुपए उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मुझे 12 क्लास के मिले थे 1200 रुपए, जो मैंने फिर संभाल के रखे थे, बाद में खर्च हो गए। ये था गॉट इट। एंड आप जब पढ़ा रहे थे, आप डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ा रहे थे? ओनली डायरेक्ट टैक्स। ओके। एंड आपका जो डिसीजन था लाइक डीटी पढ़ाना, लाइक वाज इट समथिंग व्हिच
यू ऑलवेज हैड लव टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स, या Yeah. आपको भी ऐसे बाय चांस की डीटी नहीं, पढ़ाने बोला, नहीं। आपने वो पढ़ाया? डायरेक्ट टैक्स में मैंने हमेशा प्यार भी रहा मेरा, और मैंने मेहनत की। मेरे सीए फाइनल में मुझे बेस्ट पेपर ऑफ टैक्सेशन का अवार्ड मिला था, दीपक गुप्ता मेमोरियल अवार्ड। और वहां से मतलब मैंने टैक्स में बहुत मेहनत की, हर बजट को पढ़ता था। उस समय लोगों को बजट पढ़ना नहीं आता था, जैसे अब मैं सिखाता हूँ, मेमोरेंडम पढ़िए, फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच पढ़िए, मैं तब से पढ़ता था। तो मुझे आज भी पूछ लेंगे आप, 86 से लेकर क्या क्या हुआ हर बजट में, क्यों हुआ, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। वाओ! तो वो प्यार है। और ये कैसे आया डायरेक्ट टैक्स के लिए आपका ऐसा पहला एक फर्स्ट टाइम कब आपको लगा कि हाँ डायरेक्ट टैक्स इज समथिंग व्हिच आई जब वांट? मुझे बेस्ट पेपर इन टैक्सेशन का अवार्ड मिला था इंस्टीट्यूट से, दीपक गुप्ता मेमोरियल अवार्ड, एंड क्या स्कोर था आपका डायरेक्ट टैक्स में? 86। वाओ! एंड आप इंडिया में फर्स्ट हो गए, आई अज्यूम, राइट? नहीं, मेरा रिकॉर्ड था ये, जो मेरे ही बच्चों ने तोड़ा। मेरे बच्चे मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, 88, 89, सो 2-3 बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ा। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ता है। बट जब आपने दिया था तब तो आई थिंक हाँ, आपका ही तब हाईएस्ट, highest था। तब हाईएस्ट था। तब highest। गॉट इट। एंड आपने अभी जैसे सीए बहुत पहले दिया था, एंड अभी भी आपको पता है लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड इन द लास्ट 40 इयर्स? पहले आपके टाइम कैसे होता था और अभी कैसे होता है? एंड द फॉलोअप क्वेश्चन इज दैट आपके हिसाब से अभी क्या और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इन द सीए करिकुलम? सीए करिकुलम, देखिए आज क्या है कि बच्चे सीए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सीए ज्वाइन करते हैं तो पास नहीं हो रहे हैं। रीजन हमारी इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट मेरी मदर बॉडी है, मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा। तो मेरे इस आंसर को गलत सेंस में ना लिया जाए, बट जो इंस्टीट्यूट की करिकुलम है वो बहुत खराब है। आज भी वो पुराने बेसिस से बना हुआ है। जो हम क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो गलत है। आप देखिए जैसे बाहर की प्रोफेशनल बॉडीज हैं, लाइक सीपीए, लाइक मतलब सीपीए इज अ कोर्स, एआईसीपीए, इस तरह एसीसीए है। वहां आप देखिए एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, वहां आप देखिए केस स्टडीज देते हैं। सो केस स्टडीज देते हैं कि ये केस स्टडी है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो दे सी द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द स्किल्स, रेदर देन कि आप क्या रट के आए हैं उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट को भी सेम चेंज करना पड़ेगा कि केस स्टडीज दें, एमसीक्यूज, जिससे लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट टेस्ट होता है वो दें। मतलब हमें रटना नहीं चाहिए कि जो बच्चा ज्यादा याद कर सकता है, रट सकता है, वो पास हो रहा है। दिस सिस्टम हैज टू चेंज। एंड आपके हिसाब से कौन से ऐसे फॉरेन कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं सीए के साथ साथ, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर एक्सपोजर? एंड हर एक कोर्स का क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? देखिए अगर आप सिर्फ सीए की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने सीए कंप्लीट कर लिया है तो मेरे हिसाब से उसके बाद 3 ऑप्शन है। एक तो है कि एसीसी कर ले। एसीसी इज बेसिकली जैसे इंडियन सीए होता है यूके में, यूरोप में होता है एसीसी। सो इंडिया में सीए इज इक्वल टू यूरोपियन एंड यूके सीए विच इज एसीसीए। तो जो क्वालिफाइड सीए उसे 4 पेपर क्लियर करने होते हैं, और एग्जामिशन फीस होती है 9 पेपर, जो एग्जाम कुछ फीस नहीं होती है वो भी कम होती है इनके लिए। तो ये 4 पेपर क्लियर करके आप एसीसी डिग्री ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएंगी। इतनी आसान नहीं होती जॉब मिलना। अगर जॉब है और आप कंपिटेंट हैं तो मिल जाएगी आपको जॉब इन यूके, इन यूरोप, इन चाइना, इन सिंगापुर, हांगकांग, इन कंट्रीज में, बिकॉज एसीसी यहां चलता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सीपीए कर रहे हैं, यूएस सीपीए। तो आज एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके पास 150 क्रेडिट होते हैं यूएस एजुकेशन सिस्टम में। तो क्या होता है, 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं एग्जाम देने के लिए यूएस सीपीए का, और 30 क्रेडिट चाहिए होते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो एक जो क्वालिफाइड सीए है, ही हैज 150 क्रेडिट्स, और वो फिर एग्जाम दे सकता है यूएस सीपीए का। उसमें 4 पेपर होते हैं, और उसे अगर सीए क्लियर कर लेता अपना बच्चा, तो उसके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं यूएसए में, कनाडा में, और इंडिया में भी। बिकॉज इंडिया में लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स आर कमिंग, हैव कम, लाइक शेल। सो
many multinationals there and they want CPAs only. प्लस जो बिग फोर है, जैसे EY का EY GDS है, KPMG का KGS है, they are all looking for ACCA, CPAs and all. और तीसरा डिग्री आप ले सकते हैं एनरोल्ड एजेंट। कुशल, शायद आपको इसके बारे में मालूम नहीं होगा। नहीं, क्या है ये? बड़ा अजीब सा कोर्स, नाम है, कोर्स अजीब नहीं है, नाम अजीब है। एनरोल्ड एजेंट, लगता कोई एजेंट होगा, ऐसा नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट लाइसेंस है जो देती है यूएस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस से लाइसेंस देती है ये। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया एनरोल्ड एजेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस से आपको लाइसेंस देगी टू प्रैक्टिस इन टैक्सेशन बिफोर द अथॉरिटीज एंड द कोर्ट्स इन 58 स्टेट्स ऑफ यूएस। आप यूएस में रिटन सर्टिफाई भी कर सकते हैं। सो ये कोर्स है जहां हम लोग एक्सपर्टाइज रखते हैं, एनरोल्ड एजेंट, और इस पे बड़ी डिमांड आ रही है। और ये कोर्स बड़ी आसानी से हो जाता है। मतलब अगर आप नॉन सीए है, बैकग्राउंड सीए का नहीं भी है, तो एनरोल्ड एजेंट आप कर सकते हैं। एक बीकॉम बच्चा भी कर सकता है, 12th क्लास बच्चा भी कर सकता है। और ये कोर्स आसानी से 6 से 9 महीने में हो जाता है और टफ भी नहीं है। इट्स 100% MCQs। और जो बच्चा सीए में अटक जाता है, जैसे इंटर पास करके बच्चे अटक जाते हैं, बहुत है बच्चे ऐसे, तो उनके लिए भी ये कोर्सेज तीनों रिकमेंडेड है। जैसे कि अगर आप इंटर क्वालिफाई कर लिया और फाइनल नहीं कर पा रहे, तो ACC में आपको 8 एग्जामिशन मिलती है और 5 पेपर देकर आप ACC डिग्री ले सकते हैं। USCP में आपको 120 क्रेडिट मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CA इंटरमीडिएट। तो आप देखिए हमारी इंस्टीट्यूट कितनी पावरफुल है कि यूएस बॉडीज, यूएस गवर्नमेंट हमारे CA इंटर को 120 क्रेडिट देती है, जो कि यूएस सिस्टम में मिलता है जिसने 4 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो यूएस CPA कर सकते हैं CA इंटर वाले, और एनरोल्ड एजेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 कोर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, जो CAs कर चुके हैं या जो CA में अटक जाते हैं उनके लिए। एंड व्हाट अबाउट कोर्सेज लाइक CFA, FRM, उस पे आपका क्या थॉट है? अच्छे कोर्सेज हैं। CFA इज ऑल्सो गुड कोर्स। FRM में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। CFA इज अ गुड कोर्स एंड CIA जैसे एक सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, ये भी अच्छा कोर्स है। और CMA, US CMA इज ऑल्सो गुड कोर्स। एंड आपने जो एनरोल्ड एजेंट के बारे में बताया, इसमें जस्ट आई एम क्यूरियस, तो ये सिर्फ यूएस में 58 स्टेट्स में बेसिकली आई कैन प्रैक्टिस एज अ लाइक टैक्स कंसल्टेंट? यस। ओके, एंड इसकी एग्जाम मैं इंडिया में बैठ के दे सकता हूँ? हाँ। एंड ये जो सिलेबस होगा, आई अज्यूम ये सारे यूएस के टैक्स लॉज होंगे? 100% टैक्स लॉज ऑफ US। ओके, उसमें वो जो फेडरल लॉ एंड हाँ। उनके जो ये हो गए वो Correct, सब correct, टैक्स लॉज हो correct, गए। correct. गॉट इट। एंड इसमें एनरोल्ड एजेंट अगर किसी ने किया तो इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी होगा? हाँ। कैसे? आज देखिए यूएस का बड़ा काम, बहुत सारा काम इंडिया में आउटसोर्स होकर आ रहा है। उनकी जो कम्युनिटी है यूएस में बड़ी स्ट्रांग है, तो वो काम आउटसोर्स कर रहे हैं टू गुजरात CAs। एंड वो गिफ्ट सिटी की वजह से भी आ रहा होगा? गिफ्ट सिटी की वजह से भी आ रहा है। तो काफी काम आउटसोर्स है इंडिया में, और इस वजह से इंडिया में डिमांड बहुत बढ़ रही है एनरोल्ड एजेंट्स की। जो बिग 4 है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एनरोल्ड एजेंट। और स्टार्टिंग सैलरी आपको बिग 4 में मिल जाती है अराउंड 9 लाख रुपीज पर एनम। ये आप बोल रहे हो किसी ने एनरोल्ड एजेंट का कोर्स किया तो? हाँ। अच्छा, तो इट इज एज गुड। मतलब CA की आई थिंक स्टार्टिंग सैलरी इज इन द रेंज ऑफ 10 to 12 lakhs per annum. So I think at par, like At par. similar to At par, yeah. Got it. And coming back to your teaching journey अभी, so आपने बताया कि okay, so classes आपने चालू कर दिया, 550 का बैच आपका एक चालू हो गया। उसके बाद से कब आपको लगा कि आपका पीक आया, एंड एट दैट पीक आपने टोटल कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था एक साल में, एंड हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस? क्या था उस जमाने में, ये सब नहीं होता था, इंटरनेट वगैरह, फिजिकल क्लास होती थी और बच्चे आते थे पूरे देश से। पंजाब से बहुत आते थे और राजस्थान से बहुत आते थे, दिल्ली में तो भीड़ होती थी। तो उस वजह से मुझे 3 बैच करने पड़ते थे एक दिन में 3 बैच, और हर 3 महीने बाद बैच नया अनाउंस करना पड़ता था। कोई छुट्टी नहीं होती थी। 26 जनवरी, 15 अगस्त, उस वाले दिन भी क्लास होती थी। मैनेज करते थे हम लोग, बिकॉज
डे सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं होता था। तो ये लगाइए 1998 से लेकर 2010 तक मैंने बिल्कुल ना, जो होता है ना पिस जाते हैं चक्की में, वैसे काम किया। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमाया, पैसे भी कमाया, बट माई फीस यूज्ड टू बी वेरी रीजनेबल। मैं कभी भी लूटता नहीं था कि मतलब एग्जॉर्बिटेंट फीस कर दे बिकॉज मैं मोनोपली है। आई यूज टू कीप द फीस वेरी लो कि बच्चों को इफेक्ट ना हो, पॉकेट को, उनकी फैमिली को। 2010 तक मैं 3 क्लास पर डे लेता था और 600 बच्चे होते थे, और पूरे साल चलता था ये कार्यक्रम, कोई छुट्टी नहीं होती थी। 2010 में जब सैटेलाइट आया, तब हमने ये थ्रू सैटेलाइट शुरू किया, तब मेरे बैचेस पे 2 रह गए, और पीक पे मैं था, आप मान लीजिए 98 से लेकर 2020 तक मैंने बिल्कुल एक कहीं भी डिप नहीं आया। 2020 में कोविड आ गया। कोविड में ये था कि आपको क्लासेस वैसे देनी है ऑनलाइन उससे, और मुझे मानता हूं उसमें लीकेज वगैरह हो सकती है, और कोविड में पैसे चार्ज करना मुझे मतलब दिल को धिक्कार रहा था। तो मैंने क्या किया, वो क्लासेस यूट्यूब पे डाल दी, और यूट्यूब पे लोग कमर्शलाइज करते कुछ, मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सब मैंने नहीं किया। इट्स अ सिंपल अपलोडिंग, और मैंने तब से सारी क्लासेस फ्री कर दी थी। अच्छा, तो आपके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट? या माय गॉड। और आप जब बता रहे हो कि एक दिन में आप 3 बैचेस पढ़ाते थे, तो एक बैच आई अज्यूम 3 घंटे के लिए होता होगा। हाँ। तो आप एक दिन में 9 घंटा सिर्फ टीचिंग ही करते थे? क्या होता था, मैं क्लास में घुसता था, लेट्स से एग्जैक्टली बात करते हैं। पहला बैच होता था सुबह 10 बजे, 10 से 12 2 घंटे का बैच हुआ, 15 मिनट की ब्रेक, और बच्चों को ये था 15 मिनट में वापस आना है। 12:15 शुरू होती थी, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते थे, 12:30 बज जाते थे। 550 बच्चा जा रहा है बाहर, अंदर आ रहा है, तो 12:30 बज जाते। हम 15 मिनट बोलते थे, तो अल्टीमेटली 25 मिनट 30 मिनट हो जाते थे। 12:30 फिर क्लास शुरू होती थी, 1 घंटे बैलेंस क्लास चलती थी। 1:30 बज गया, 1:30 बजे मैं ऊपर गेस्ट हाउस था जहां मैं क्लास लेता था, गालिब ऑडिटोरियम, ऊपर गेस्ट हाउस में रूम था, मुझे मिल जाता था। आधे घंटे में रेस्ट करता था 2 बजे तक। 2 बजे से दूसरी क्लास शुरू होती थी, 2 से 5:30 ये क्लास चलती थी, वही आधे घंटे का जो ब्रेक है। 6 बजे फिर तीसरी क्लास शुरू होती थी, 6 से 9:30 तीसरी क्लास चलती थी। 10 बजे मैं फिर घर जाता था, बिल्कुल टूटा हुआ। आप सोचिए क्या हालत थी। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एक्चुअली। मतलब मैंने एक बार पढ़ाना ट्राई किया है, एंड मैंने 2 घंटे पढ़ाया था नॉन स्टॉप, एंड मेरी आवाज़ ही एकदम ये हो गई थी कि 2 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा के मतलब एकदम गले में एकदम ये कुछ अजीब सा होने लग गया था। तो मैं सोचता हूँ कि टीचर्स कैसे इतना 8-8 9-9 घंटा एक दिन में पढ़ा सकते हैं। आई मीन इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। एंड बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब टीचिंग में क्या सेम चीज़ें पढ़ानी है, बार बार सेम चीज़ें पढ़ानी है, बट आई थिंक इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इफ यू आस्क मी। यस, यस। एंड आप जब पढ़ाते थे, फिर आपको क्या लगा, लाइक जैसे 98 से 2020 तक आपने बताया पीक था आपका, तो ये पूरे टाइम में आपने मतलब ऐसे क्या लगता है आपको कि 2-3 यूनिक चीज़ें रही होगी आपके टीचिंग स्टाइल में, या तो क्या एग्जाम्पल्स देते थे आप जिससे लोग एकदम ऐसे ये होता था कि हाँ, ये एग्जाम्पल याद है? मतलब ऐसे 2-3 चीज़ें क्या थी जो पूरे आपको हमेशा पीक पे रखी एक थी? तो मैं फेमस था पी चिदम्बरम। हुँ। चिदम्बरम साहब क्या करते थे, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करते थे। तो मैं बताता था लोगों ने क्या किया, किस तरह से ब्राइब देकर जजमेंट ऐसे ले लिया, और चिदम्बरम साहब ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की। जैसे मैं बोलता था क्लास में चिदम्बरम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडेड, लोग ताली बजाते थे। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, और जिंदगी भर रिटेन रहता था। उससे पहले मैं एग्जाम्पल देता था मनमोहन सिंह के। 5 साल मनमोहन सिंह रहे, उन्होंने जो जो किया कि बैकवर्ड एरियाज को कैसे डेवलप किया, सेक्शन 80 आईए लेके आए, बिजली लाए, कैसे 80 आईबी लेके आए, वो सब समझाता था। तो वो एग्जाम्पल्स आज भी बच्चों को याद रहते हैं। आज बिग 4 में जो 90% पार्टनर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, ओह वाओ! और मैं आज भी मुझे मिलते हैं कि सर आपके जो पुराने नोट्स हैं ना, वो साइड में से फट गए हैं, बट हमने रखा हुआ है, मतलब यादगार है। 80 आईए के एग्जाम्पल जो आप देते थे, मनमोहन सिंह ने ये किया, आज हमें याद है। चिदम्बरम के जो एग्जाम्पल देते वो भी हमें याद है। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे को बताना पड़ता है कि ये टेक्स्ट में अमेंडमेंट क्यों आई है। आप सीधा रटा दोगे उसे, तो बच्चा ना तो रिटेन कर पाएगा, ना उसे अप्लाई कर पाएगा।
तो मेरा एम होता था कि मैं कम टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, बट जितने करा दूं उसमें बच्चा एक्सपर्ट बन जाए। और आज जितने बिग फोर में बच्चे हैं जो पार्टनर्स हैं और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि यस, हमने जो सीखा था उस समय उसी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, उसे फर्दर स्टडी की, उस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। एंड इसमें आपका सबसे फेवरेट मेमोरी क्या रहा होगा, लाइक विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स दैट क्लास में ऐसा कुछ हुआ था एंड दैट वाज लाइक मोस्ट मेमोरेबल? आई एम श्योर बहुत ज्यादा हुए होंगे ऐसे, बट ऐसे 2-3 मेमोरीज सबसे स्ट्रॉन्ग कौन एक से तो अटैच्ड है? मेमोरी है, एक बच्चे ने मेरी मिमिक्री की थी, ओके। उस पे देखिएगा मैं लाखों व्यूज हैं। हाँ। तो जैसे मैं आता था क्लास में, बहुत सीरियस आता था, ब्रीफ केस लेके आता था और आके पूछता था एनी क्वेरीज यू हैव, तो जो जो मैं पूछता था उस बच्चे ने मिमिक्री में की, और वो इतनी फेमस हुई कि वो बंदा ही फेमस हो गया कि एक वो था। दूसरा क्या होता, जब क्लास खत्म होती थी लास्ट डे, तो बच्चे फोटो खिंचवाते थे और वो लेते थे ऑटोग्राफ। आप सोचो 600 बच्चा जब क्लास के बाद आपके ऊपर मतलब पाउंस कर रहा है कि सब फोटो भी खिंचवानी है, वो भी ऑटोग्राफ भी देने हैं, तो उसमें हमें लगते थे 3 घंटे। और कई बार मतलब आई शुडंट से बाउंसर्स, मतलब लोग बुलाने पड़ते थे कि बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करो ताकि सबकी फोटो खिंच जाए। क्योंकि एक बच्चा क्या करता था, एक फोटो खिंचवा ली, पसंद नहीं आई, अब दूसरी फोटो खिंचवाऊंगा। क्योंकि उस जमाने में ये कैमरास नहीं होते थे ये वाले, तो वैसे कैमरा होते थे जो मतलब जहां हमारे जमाने में होते थे, आपके सेलफोन नहीं होते थे, तो वो सब चीजें जो याद रहती थी। फिर हमने किया लाइन लगेगी, कि लाइन लगा के ऑटोग्राफ देंगे। वो लाइन 600 आदमियों की पीछे तक पहुंचती थी, फिर कुछ लोग बीच, मतलब ये सब यादें थी। आपको एकदम ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती होगी है जब ऐसे 600 लोग फोटो खींचने आ रहे हैं। Correct. सो एक्चुअली आप, आई मीन, यू यू आर आल्सो कॉल्ड एज ऐसे शाहरुख खान ऑफ सीए फ्रेटर्निटी, ऐसे कुछ बोलते होगे ना आपको? तभी तो आई थिंक, तभी कौन हो गए फेमस एक्टर? हाँ जी, तभी कोई दूसरे, मे बी अमिताभ बच्चन ऑफ सीए फ्रेटरनिटी है ऐसे कोई, हाँ हाँ, तभी बहुत तो नाम कहते देते हैं होंगे। मुझे, बहुत नाम देते व्हाट इज योर फेवरेट निकनेम व्हिच स्टूडेंट्स हैव गिवन यू? हैं। वीजी सर। अच्छा, ओके। एंड इसमें अभी जैसे आपके पूरे टीचिंग के करियर में, लाइक टॉकिंग फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत बार लोग आते हैं जो कंपटीशन में भी होते हैं या तो अलग अलग क्लासेस भी चालू करते हैं, बट नाउ सिंस यू वर एट द पीक फॉर लाइक 2 decades which is a very long time, 3 decades। 3 decades which is a very long time, तो आपके हिसाब से क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज आपने अडॉप्ट किए थे कि कोई दूसरा मतलब पीक पे आ ही नहीं पाया, इन द सेंस कि अगर किसी को चालू करना था तो उन्होंने क्या गलतियां की, या तो आपने ऐसे कैसे कैपिटलाइज किया एंड इंश्योर किया कि लाइक फ्रॉम अ बिजनेस देखिए स्टैंड क्या पॉइंट था, यू आर मैंने कभी इसको एज बिजनेस नहीं लिया था। मेरे नोट्स आप देखेंगे या किसी बच्चे से बात करेंगे जैसे सीए की और मुझसे पढ़ा हो, वो कहेंगे कि हम वाकई में मंदिर में जाते थे, मंदिर में जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे हम टैक्स की पूजा करते थे। तो मेरा एम होता था बच्चे को सिखाऊं कि टैक्सेशन होता क्या है, डिपार्टमेंट में क्या होता है। आजकल के बच्चे से पूछेंगे भैया डीसी क्या है, एसी क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम। उन्हें बस रटा हुआ ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये पास करना है। तो फ्रेंकली उससे आपकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाती। जो मैं सिखाता था कहिए, वो 100% प्रैक्टिकल सिखाता था। जैसे कहते हैं अपनी शिद्दत से सिखाना, वो सिखाता था। आपका कोई फेवरेट टॉपिक था टैक्स में जो आपको बहुत पसंद था पढ़ाना? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होता था मैट, ओके। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, क्योंकि वहां पर इतनी एडजस्टमेंट्स थी। 18 एडजस्टमेंट्स लेस थी, 18-19 ऐड लेस और ऐड करते थे। वो क्यों ऐड और लेस होती थी, उसको मैं बताता था बच्चों को कि ये रीजन है। रिलायंस वालों ने ये प्लानिंग की, उस वजह से ये अमेंडमेंट आई। तो मेरे बच्चों को आप कभी सीखेंगे, वो याद होगा सर ये ऐड होता है, ये ऐड होता है, ये ऐड होता है, रीजन बता देंगे आज भी 10 साल बाद क्यों ऐड होता है। तो मैट एक स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक था मेरा। दूसरा सर्च एंड सीजर। मैं आज भी जो प्रैक्टिस मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, बट आई स्टार्टेड माय ओन कंसल्टेंसी नाउ, नोन बाय द नेम ऑफ वीजी कंसल्टेंसी, वीजी कंसल्टिंग। तो मैं सिर्फ ये टैक्स एडवाइजरी और लिटिगेशन करता हूं। तो सर्च एंड सीजर आपका फेवरेट टॉपिक था? सर्च एंड सीजर एंड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ओके, गॉट इट। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, तो आई थिंक पीपल विल ऑल्सो लाइक दिस सेगमेंट। तो एक टॉपिक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, एंड आप
क्या ऐसे एग्जाम्पल देते थे क्लास में, या तो क्या तरीके से सिखाते थे? इफ लेट्स से अज्यूम यू आर इन अ क्लास एंड आई एम योर स्टूडेंट एंड यू आर टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग टू लाइक अ 14-15 ईयर ओल्ड, या तो एकदम यंग बच्चा जिसको टैक्स के बारे में पता नहीं, एक टॉपिक, तो एक फेवरेट टॉपिक लेके आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि ओके कैसे आप एक्सप्लेन करते थे? बहुत नॉस्टैल्जिक हो गए। जैसे सर्च एंड सीजर, हाँ। ठीक है, सर्च एंड सीजर होता है इनकम टैक्स छापा, रेट जो पड़ती है आपके ऊपर। उसमें क्या होता है कि ऑफिसर्स आते हैं, कमिश्नर आता है अपनी टीम लेकर, लेकिन कमिश्नर होना चाहिए आपकी जुरिस्डिक्शन का। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का जो कमिश्नर आपके ऑथराइज मतलब आपके जुरिस्डिक्शन रखता है, वो आएगा विद द वारंट्स एंड द टीम। अब क्या है, एक टेक्निकल है कि इफ द सर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन दिल्ली, मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट assessee has a building in Mumbai. Now this Delhi commissioner cannot raid the Mumbai building because दिल्ली में है वो। तो अब लॉ में अमेंडमेंट आई, मैं बोलूंगा थोड़ी टेक्निकल, इफ द रेड इज कंडक्टेड ऑन द jurisdictional assessee but cash money bullion is found on a place which is not situated in the jurisdiction where the assessee is situated, then the other jurisdictional commissioner can issue a search warrant with the permission of the jurisdiction commissioner. बड़ा टफ है, मैंने बड़ा सिंपल बताया, भी टफ है। तो मैं क्लास में समझाता था, देखो बच्चों, दिल्ली में रेड हुई, ठीक है, दिल्ली में असेसी रहता है। अब असेसी की एक बिल्डिंग है मुंबई में, वहां पर भी इनको रेड करनी पड़ी है, पता चला कैश है। तो अब जो मुंबई का कमिश्नर है जिसके पास असेसी पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो वारंट इशू कर सकता है और बाद में उस वारंट को दिल्ली वाला कमिश्नर अप्रूव करता है। तो इस तरह समझाते थे। जैसे है कि द रेडिंग पार्टी कैन फिजिकली इंस्पेक्ट द पर्सन हु इज इन द प्रेमिसेस, इज about to enter the premises, is about to leave the premises and can search in person. तो इसका मतलब होता है कि जो पर्सन प्रेमिसेस के अंदर है उनको भी सर्च कर सकते हैं, जो घुसने वाले हैं उनको भी सर्च कर सकते हैं, जो बाहर निकलने वाले हैं उनको भी सर्च कर सकते हैं, और आपको पर्सनली सर्च कर सकते हैं, जो डायरी अपनी यहां छिपा ली है। तो इस तरह के मैं एग्जाम्पल मतलब क्लास में समझाया करता था। एंड मैट टॉपिक में कैसे समझाते थे? मैट टॉपिक समझाता था कि रिलायंस की वजह से मैट आया। रिलायंस क्या करता था, प्रॉफिट दिखाता था 10,000 करोड़, बट इनकम टैक्स नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो बुक्स में दिखाता था प्रॉफिट, इनकम टैक्स में नील इनकम। ये कैसे होता था बच्चों? कंपनीज एक्ट में वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता था लोएस्ट रेट पर, और इनकम टैक्स जो रेट्स है वो है। तो क्या हुआ कि इन्होंने मैट लाए कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी मैट के लिए एट द सेम रेट्स गिवन इन द कंपनीज एक्ट। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया, उसने 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए कंपनीज एक्ट। एक बनाया शेयर होल्डर के लिए जिसमें उसने कहा लोएस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और एक बनाया मैट वालों के लिए जिसमें कहा मैं हाई डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। और मुंबई हाईकोर्ट ने इसे अप्रूव किया। फिर समझाता था ये अमेंडमेंट्स आई कि जो मैट के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा उसे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी द सेम एज लेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट व्हिच इज लेड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम ऑफ द कंपनी। तो ये चीजें मैं समझाता था 1-1 घंटे, और आजकल तो लोग 1 मिनट सीखते हैं तो वो चीज दिमाग में नहीं बैठती। ये राइट, काफी इंटरेस्टिंग। एंड ये जो पूरा लाइक रिलायंस का ये जो हुआ था, तो इसमें लाइक अलग अलग और भी एग्जांपल्स थे रिलायंस के थ्रू जो आपने रिलायंस तो अगर मैं कहूं ना, आधा इनकम टैक्स एक्ट धीरूभाई अंबानी की वजह से बना। कैसे? वो प्लानिंग्स करते थे, उन प्लानिंग्स को नलिफाई करते थे फाइनेंस मिनिस्टर। मैट लाया गया ओनली बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी। और मुझे याद है जब 96 में चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वो मैट लेके आए। मैट ऐसा था कि मैट 86 में आया था, 89 में ड्रॉप हो गया, फिर 91 में आया, फिर ड्रॉप। मतलब अंबानी ऐसा काम करता था, मैट बेकार कर देते थे। 96 में चिदम्बरम लेके आए मैट दोबारा से। उन्होंने कहा आई कैन गारंटी, मतलब मेरा चैलेंज है, नो वन कैन डेयर डिफीट द मैट नाउ। और धीरूभाई अंबानी ने 97 में 1 साल के लिए मैट डिफीट करके दिखाया था उसे।
उन्होंने क्या किया था, डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज की थी एट अ हायर रेट अंडर द कंपनीज एक्ट फ्रॉम 1974, जब से रिलायंस बना था, और उसको चार्ज किया था। अपोलो टायर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया अपोलो टायर्स में, यस दिस इज पॉसिबल। तो मोर देन 50% एक्ट इज बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी। तो और ऐसे कौन से 3-4 चीजें जो धीरूभाई अंबानी की वजह से अमेंडमेंट्स हुए थे? 3-4 चीजें नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन का सारा चैप्टर, पेनल्टीज का सारा चैप्टर, मतलब जहां भी रिलायंस की इनकम आती है वो सारे चैप्टर्स धीरूभाई अंबानी की वजह से बने थे। तो मैट के अलावा और कौन से एक दो एग्जांपल्स देना? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जैसे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे करते हैं, उस पे कुछ प्लानिंग थी। अब देखिए, मैं मतलब अंबानी साहब तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट प्लानिंग करते थे, मतलब दैट्स राइट, बिजनेसमैन है। तो लूपहोल्स बेसिकली जो इनकम टैक्स में थे वो उन्होंने कैपिटलाइज किए। गॉट इट। एंड अभी के हिसाब से, लाइक इन द करंट इनकम टैक्स एक्ट, आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्रोविजंस या लॉज है जो रिडंडेंट है, या तो जो चेंज होने चाहिए, एंड क्या बेटर हो सकता है? देखिए, क्या हम इस इनकम टैक्स एक्ट को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि जहां चेंजेस करते हैं जो लॉयर्स बैठे हैं, हम जैसे सीएस बैठे हैं जो प्रैक्टिस में आगे हुए हैं, तो उसमें वो खामियां निकालते हैं और लॉ डिफीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको अभी छेड़ नहीं सकते। हाँ, जैसे कि पुरानी बात है कि बिहार में यहां पर अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगी, वो एक पीरियड के लिए अमेंडमेंट थी, वो एक्ट में अभी भी रखी हुई है, वो हटा सकते हैं, अदरवाइज द एक्ट कैन नॉट बी टच्ड। एंड जो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट था, तो अभी डीटीसी जो था, डायरेक्ट टैक्स कोड, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन अभी वो आने वाला है, नहीं आने वाला? डायरेक्ट टैक्स कोड कभी नहीं आएगा। ओके। ये बिल, नया इनकम टैक्स बिल लाए हैं, डिस्कशन करेंगे और ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके। एंड क्या कॉन्सेप्ट क्या था, लाइक डीटीसी क्यों लाया था, क्या था उसमें बेसिकली? कुछ नहीं, बस सरकार वो करती रहती है टाइम पास कि हम नया इनकम टैक्स एक्ट बनाएंगे, सिंपल करेंगे। यार, जो एक्ट 1961 में बना था, आज 60 और 4 65 ईयर्स हो गए। 63 फाइनेंस एक्ट से अमेंड हुआ है। 2 साल इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से वो नहीं आया था बिल, बजट। 63 फाइनेंस एक्ट जिसको ठीक नहीं कर पाए इनकम टैक्स एक्ट को, वो 4-5 आदमी कैसे कर सकते हैं? तो नए इनकम टैक्स बिल लाए हैं, ड्रॉप करते हैं। एंड इन योर एंटायर टीचिंग करियर ऐसा कभी हुआ है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आए एंड उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे एंड आपको वो टाइम पे आंसर नहीं देते आया था, एंड आपने क्या किया था फिर? कभी हुआ ऐसे? ऐसा हुआ कि बच्चे अपने प्रैक्टिकल क्वेरीज लेकर आते थे क्लास में, जो बिग 4 वाले हैं, और मुझे कुछ चीजों की नॉलेज नहीं होती थी। मैं एडमिट करता था कि मुझे नहीं मालूम, नेक्स्ट क्लास में बात कर ले। या फिर अगर मेरे को पर्टिकुलर क्वेरी है, मैं कहता था मुझे नहीं आता, मुझे देखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं कभी गोली नहीं देता था कि क्वेश्चन इररिलेवेंट है। मैं कहता था क्वेश्चन रिलेवेंट है बट मुझे नहीं आता, मैं बता दूंगा। मैं फिर जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनसे बात करता था, सोल्यूशन लेता था, और मुझे लगता था क्लास को बताने लायक, तो पूरी क्लास में बताता था ये आंसर है इसका। And on today's podcast, you have to reveal that who was your favorite student in your entire career and why. कोई ना कोई एक तो रहा होगा। गुरचरण ग्रोवर इस समय नेस्ले का डायरेक्टर है। नेस्ले के नेस्ले के डायरेक्टर है। इज नाउ बेस्ड इन यूएस से, एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उनका 3 साल का गैप आ गया था स्टडीज में बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, और उस बंदे ने मेहनत की थी, सही मेहनत की थी। और मुझे याद है जब उसने पास किया, ही वाज द टॉपर ऑफ द सी एग्जाम, उसे 7 अवार्ड्स मिले थे, 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट के लिए। गुरचरण ग्रोवर, अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे आ जाएगा, गुरचरण ग्रोवर नेस्ले। अभी आए थे लास्ट ईयर, मुझसे मिलके गए, बड़ा अच्छा लगा। तो वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट। लाइक जैसे आपने पूरा लाइक टीचिंग का एकदम जो करियर था, बहुत ज्यादा उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लाइक इन एवरीवन्स लाइफ आई थिंक काफी सारे हाइज एंड लोज होते हैं। तो आपके पूरे टीचिंग करियर में व्हाट वाज दैट लो मोमेंट, और आपको ऐसे लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग राइट, एंड देन हाउ डिड यू टैकल दैट? डाउन तो नहीं आया,
बट क्या था, मेरे फादर को कैंसर था और वो एडमिट थे अस्पताल में काफी लंबे टाइम, अराउंड अ मंथ। और उस टाइम में क्लास लेता था और क्लास में आने में थोड़ी देर हो जाती थी, तो 550 बच्चा वेट करता था। एक दो बार मुझे कैंसिल करनी पड़ी। तो वो एक मोमेंट था जब मैं मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था और ठीक तरह पढ़ा नहीं पाता था। And like, how did you then tackle that? How do you used to keep motivated? भगवान को याद करता था और कहता था कि अपनी जो ड्यूटी भी इन 600 बच्चों की वो निभानी है। Wow, very very inspiring. कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि लाइक दे आर अडिक्टेड टू लेट्स से सोशल मीडिया, अडिक्टेड टू गेमिंग, अडिक्टेड टू बेटिंग एप्स। कभी ऐसे हुआ है लाइक स्टूडेंट ने आपको कोई ईमेल किया या तो रीच आउट किया, ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड प्रॉब्लम एंड देन यू एक्सप्लेन्ड हिम और हर कि ऐसे नहीं है, मोटिवेटेड हिम एंड अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया? देखिए, कई बार मुझे लोगों ने बेवकूफ बनाया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और मैंने हेल्प भी की। कुछ जेन्युइन केस भी थे, कुछ पता चला कि पैसे लेके शिमला घूमने चले गए, कुछ पता चला कि पैसे लेके बेटिंग में लगा दिया। अभी मैं दिल्ली में था, मुंबई से फोन आया बच्चे का कि मदर को कैंसर का वो है और उनको दवाई चाहिए अर्जेंट। तो मैंने कहा कि हम अस्पताल को डायरेक्ट पे कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम किसी को हेल्प करनी है तो हम कहते हैं डायरेक्ट वहां पे करेंगे जहां आपने पे करना है। वो कहता है सर अस्पताल सरकारी अस्पताल है, वहां पे नहीं होना, तो एक दवाई खरीदनी है। हमने कहा दवाई का नाम भेज। कहता 25,000 की दवाई है। तो मैंने पता किया वो वाकई में दवाई 25,000 की थी। तो मैंने मुंबई केमिस्ट में फोन किया, कहता था इस केमिस्ट की मिलती है। तो मैं उसको खरीदते देने वाला था, मेरे ऑफिस वाले बोले सर ये मत करो, हो सकता है दवाई खरीद के वापस उसे बेच दे। तो मैंने केमिस्ट को बोला एक काम कर, इसका पूरा कवर फाड़ दे और कवर फाड़ के मेरे सामने वीडियो कॉल कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो कहता वो हम नहीं कर सकते, वो डॉक्टर करेगा। तो मैंने कहा यार ये बात नहीं जम रही। मैंने कहा चल एक काम कर, अस्पताल ले जा, वहां जाके फाड़ दे, मैं तुझे कन्वेंस भी दूंगा, 2,000 कन्वेंस दूंगा, प्लस 25,000 तेरी दवाई के दूंगा। उसने फिर बैकआउट कर दिया। तो लोग क्या है कि बेवकूफ बनाते हैं, तो जेन्युइन केसेस में आप हेल्प नहीं कर पाते। ये हम्म और आजकल मैंने देखा बच्चे बैटिंग में और ये शेयर मार्केट में तो इतना लूज कर रहे हैं। आई नो, मतलब उनको लग रहा था इजी मनी है कि क्या हम पूरे महीने काम करते हैं 30-40 हजार मिलते हैं, शेयर मार्केट में एक दिन में 40,000 रुपए आ जाते हैं। तो आई नो पीपल आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भी जुआ है, बैटिंग है एक तरह से। और बैटिंग तो आप देखते हैं बच्चे कर रहे हैं आजकल। बट मेरे फादर एक बात करते थे कि सट्टा बाजार से कोई कमा के नहीं निकलता। मैं उस बात को आज भी मानता हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सोशल मीडिया से भी काफ़ी एडिक्टेड है एंड मोबाइल फ़ोन का भी एक अलग ही एडिक्शन हो गया है वेयर एनीवेयर यू गो एनीवेयर यू ट्रैवल एवरीवन यू विल फाइंड ऑन मोबाइल फोन्स। व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? मोबाइल फोन का एडिक्शन किसको नहीं है, मुझे भी है, मैं भी देखता रहता हूँ चाहे मतलब कुछ देखता नहीं, मैसेज देख लेता हूँ, ईमेल देख लेता हूँ, ये एक एडिक्शन है। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ जब मैं खुद ही एडिक्टेड हूँ। तो आई डोंट सी द साइट्स एंड एवरीथिंग, आई सिंपली सी माय मैसेजेस, क्योंकि मुझे मैसेज बहुत आते हैं, ईमेल्स बहुत आते हैं, प्रोफेशनल ईमेल्स वगैरह, तो मैं उस तरह से एडिक्ट हूँ। No, I meant more from the lines that people are consuming a lot of irrelevant content on, let's say, या Instagram, Reels, YouTube, maybe like वो addiction हो जाता है थोड़ा, and then once they start spending 5 minutes, वो समझ नहीं आता कि कैसे आधा घंटा हो गया, कैसे 45 minutes हो गया, and then there is a guilt after the end of 30th minute or 45th minute. So my question is कि आपके पास अगर कोई student आता है and बोलता है कि like I am addicted to social media and all, like what would be your advice to them to stay away from all these addictions? मैं कहता हूँ मन कड़ा करोगे तभी होगा, किसी के रोकने से कुछ नहीं होता। So if we just talk about your अभी day in the life of VG sir, तो अभी कैसे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो and what are like some things that you are doing right now? पूरा एक दिन कैसे जाता है? पूरा दिन बहुत बिजी जाता है। आई एम इनटू कंसल्टिंग नाउ, और कंसल्टिंग में इतना काम है कि काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। तो इनफैक्ट जो टैक्सेशन का वर्क आ रहा है उसमें मेरा बहुत टाइम लगता है, बिकॉज उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। उसमें आपको हाई कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, आईटीटी जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स इन द लॉ, वो सब स्टडी करनी पड़ती है। जो एसएससी का केस आया है उसे स्टडी करना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है क्या टेक्निकल फॉल्ट्स किए एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने, तब जाकर आपका एक केस बनता है। सो नॉर्मली मेरा 90% टाइम जाता है
टैक्स कंसल्टिंग में आज 90 नहीं कहूँ 60% ज्यादा टैक्स कंसल्टिंग में और 40% ज्यादा रिसर्च और स्टडी में। मैं आज भी रिसर्च स्टडी करता हूँ, बिकॉज जिस दिन मैंने रिसर्च स्टडी करना बंद कर दिया उस दिन वीजी ब्रांड विल बी ओवर। यस। सो अभी रिसर्च एंड स्टडी में एग्जैक्टली आप क्या कंज्यूम करते हो एंड हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग? क्या क्या आपके लर्निंग सोर्सेज है? देखिए क्या है, डेली हाई कोर्ट जजमेंट्स आती हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी आ जाती है हफ्ते में एक दो बार टैक्स पर, प्लस आईटीएटी की जजमेंट, आईटीएटी इनकम टैक्स अपने ट्रिब्यूनल, इसके तो मुंबई ट्रिब्यूनल, दिल्ली ट्रिब्यूनल, चेन्नई ट्रिब्यूनल, पूरे ट्रिब्यूनल जो इंडिया में हैं उनकी जजमेंट्स आती हैं और डेली एक दो जजमेंट आ जाती है। उनको पूरा स्टडी करना इज हरक्यूलियन टास्क, क्योंकि पूरे फैक्ट्स भी देखने आपने, क्या इशू है वो देखना है, किस इशू को किस तरह जज ने हैंडल किया है, क्या पॉइंट्स लिए गए हैं, वो सब देखने पड़ते हैं। जैसे आज एक चल रहा है जाओ फाओ। जाओ फाओ होता है, जाओ इज जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, फाओ इज फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के नोटिस है एज पर लॉ वो इशू करने चाहिए फाओ ने, फाओ इज फेसलेस एओ, बट प्रैक्टिकली इशू हो रहा है कर रहा है जाओ, जुरिसडिक्शनल एओ। तो इस पर बड़ी लिटिगेशन आ गई है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट कह रहा है ये नहीं हो सकता, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है ये हो सकता है, मुंबई हाईकोर्ट कह रहा है नहीं हो सकता, ये अगर जाओ ने इशू किया, फाओ ने नहीं किया, नोटिस इनवैलिड है। तो ये सब चीज आपको स्टडी करनी पड़ती हैं, और जहां से जैसे मुंबई का अगर एसएससी है तो मैं मुंबई हाईकोर्ट फॉलो करूंगा, तो वो सब चीजें में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह के बड़े सारे इश्यूज आते हैं, और जब तक आप इन इश्यूज को अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं बात कर रहा, हम वी आर नॉट इनटू द रिटन फाइलिंग प्रैक्टिस, आई एम जस्ट इनटू द कंसल्टिंग इन द लीगल फाइट्स। एंड आपके पूरे लाइक इवन इन टीचिंग करियर एंड इवन इन योर करंट प्रैक्टिस, आपका फेवरेट कोई ऐसा केस लॉ रहा है कि हाँ दिस जजमेंट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, सुप्रीम कोर्ट का या तो हाई कोर्ट का? कौन सा ऐसा फेवरेट केस लॉ? एवरीवन नोज वोडाफोन। वोडाफोन ने मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट सबको मालूम है कि गलत जजमेंट था, और उससे वोडाफोन को एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया था, अराउंड 30,000 करोड़ से ऊपर का। और फिर प्रणब मुखर्जी आए थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने वोडाफोन को रिवर्स किया था, अमेंडमेंट लेके आए थे रेट्रोस्पेक्टिवली, और वोडाफोन की जजमेंट जो आई थी उसको धाराशाही किया था। तो वो एक बड़ा मोमेंट था इंडिया के लिए भी, कि आप जजमेंट खरीद के ले आते हैं तो हम फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं उसे ओवररूल कर सकते हैं, कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। और पूरे वर्ल्ड में उस पर हाहाकार हो गया था कि एक मल्टीनेशनल पे आपने टैक्स लगा दी। अरे यार चोरी की थी आपने, पकड़ लिया हमने, पकड़ के फिर चोरी करके निकल रहे थे तो हमने लगा दिया टैक्स, तो क्या गलत है? तो वोडाफोन तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक यादगार जजमेंट है, मेरे लिए भी है। एंड उसके अलावा और कौन से ऐसे जजमेंट हो गए? बहुत जजमेंट्स हैं, जैसे कि अभी मेरी अपनी वाइफ का केस है, ओजस एक केस है, मेरी वाइफ उसमें वन ऑफ द पेटिशनर है, तो उसमें 55 पेटिशनर्स हैं, थर्ड पेटिशनर इज माय वाइफ विनीता गुप्ता, और वो तो यादगार केस है बिकॉज मेरा अपना केस है। तो वहां दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 करोड़ की डिमांड मेरी वाइफ पर क्वेश्चन की है ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड, और इनफैक्ट मैं कहूंगा मैं अपनी वाइफ के केस की वजह से ही इस प्रैक्टिस में आ गया। अच्छा। जब मैंने देखा कि मैं अपना केस इतना बढ़िया लड़ सकता हूं तो दूसरा केस तो लड़ ही सकता हूं। तो हेड्स ऑफ टू माय वाइफ्स केस की, या वाइफ बोलूं कि सो दिस माय फेवरेट केस, ओजस, दिल्ली हाई कोर्ट, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अभी 6 तारीख को, 6 मई को ही सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट एडमिट करे ना करे। आपके दिल्ली मुंबई के एडवोकेट हैं मिस्टर पर्सी पारदीवाला, ही इज रिप्रेजेंटिंग अस। ओके, क्या क्या एग्जैक्टली है इशू है कि ओजस में मेरी वाइफ के केसेस को लेकर 10 साल के, सर्च पर्सन कोई और था, मेरी वाइफ अदर पर्सन है, तो वहां 10 साल गिने गए। 10 साल कैसे गिनेंगे अदर पर्सन में, दैट इज द इशू। और हमने फिर उस पर रिलीफ लिया, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, वो हमने क्वेश्चन करवा लिया दिल्ली हाई कोर्ट से।
गॉट इट। एंड आपने कभी ऐसे पूरे टीचिंग करियर में ऐसे कोई स्टूडेंट को पढ़ाया है, लाइक हु बिकेम अ सेलिब्रिटी, हु बिकेम वेरी फेमस? कोई ऐसे कोई स्टूडेंट्स है आपके? इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर पार्टनर्स इन द बिग फोर, और सेलिब्रिटीज हैं अपने आप में ये। Who would be like the top 4-5 names coming to the top of your mind? Amit Sachdeva is there. He is the head of the telecom regulatory of EY. So a lot many people. और ये देखे ना, ये सब बच्चे अब 50s प्लस में हैं, तो सारी टॉप पोजीशंस पर हैं। Yeah. Not only in India, abroad also. What's the best gift any student has given to you? गिफ्ट्स तो इतने ज्यादा देके जाते हैं। एक जो मैंने अभी भी यादगार रखा हुआ है, एक मेरी पेंसिल्स कैसे बच्चे ने फोटो बनाई थी, उसमें जो मेरी मूछें थोड़ी टेढ़ी कटी होती है, वो एक एक बारीकी थी उसमें, और चश्मे पर जो कुछ भी, मतलब हर चीज, मतलब आई कैन से उस बच्चे ने कम से कम 10 दिन लगाए थे उसको बनाने के लिए। एक तो वो मैंने प्रिजर्व करके रखी हुई है, और एक गाजियाबाद के कुछ बच्चे थे, उन्होंने मुझे सरस्वती माँ का आइडल गिफ्ट किया था। वो मैंने आज भी, जो मेरे ऑफिस की एंट्रेंस है और मंदिर बनाया छोटा सा, उसमें वो लगाया हुआ है। तो ये दो यादगार हैं जो हमेशा मेरे साथ रहती है। एंड आपको कभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स ने सरप्राइज दिया है, मे बी ऑन योर बर्थडे और टीचर्स डे, एंड क्या मेमोरी थी तभी? बहुत ज्यादा। टीचर्स वाले डे वाले दिन तो बच्चे ऐसे ऐसे करते थे कि मतलब सोच नहीं सकते थे। कई बार हमारा ऑडिटोरियम होता था, उसकी लाइट ऑफ होती थी 6 तारीख, जब 5 तारीख जो होता है, जैसे मैं एंटर करता था लाइट ऑन, और फुल साउंड में टू सर विद लव जो गाने होते वो चलते थे। बर्थडे भी अच्छे मनाते थे बच्चे, मतलब इट इज अ फैमिली। और मेरी फैमिली में आप मानिए 3 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं आज। वाओ। तो टोटल आपने लाइक 3 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाया है? हाँ। वाओ, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। ऑसम। एंड इसमें लाइक आपके कोई ऐसे मेंटोर्स है, आपके कोई रोल मॉडल्स है हु हैव हेल्प्ड यू इन योर एंटायर करियर? Yes. मेरे इंस्टीट्यूट में बॉस थे डॉक्टर कमल गुप्ता, बहुत सख्त थे। मैं ड्राफ्टिंग करके ले जाता था, वो रेड पेन चलाते थे, और मेरा पूरा पेपर लाल होता था, जैसे खून से लथपथ हो गया। फिर मैं दोबारा ड्राफ्ट करके लाता था उसे, उसमें भी कटिंग पिटिंग करते थे, बट उनसे मैंने ड्राफ्टिंग सीखी। तो आज जो मेरी ड्राफ्टिंग है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर कमल गुप्ता। ही वॉज द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ द ICI। दूसरे मेरे मेंटर हैं मिस्टर दिनेश बहल। ही इज द पार्टनर ऑफ सहानी नटराजन बहल। मैं और वो काफी लड़ा करते थे, फाइट, ओपिनियंस आते थे हमारे टाटा कंपनीज के, मेरा व्यू डिफरेंट होता था, उनका व्यू डिफरेंट होता था, और हम शाम को 6 बजे के बाद बैठते थे, और 6 से 9 झगड़े होते थे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और अल्टीमेटली फिर हमारा ओपिनियन बनता था, जैसे इंडस्ट्री वाले कहते थे, यस दिस इज अ सुपर ओपिनियन। तो 2 मेरे आइडल रहे। तीसरे, चौथे, 5वें आइडल मेरे रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने सब कुछ चेंज किया, टैक्स का रिफॉर्म्स असली उन्होंने किए। चिदम्बरम, जिन्होंने अमेंडमेंट्स की, और मतलब ही यूज्ड टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स, और कहीं लूप होल नहीं छोड़ता था वो, और गलत जजमेंट्स को ओवररूल करता था। और फिर आखिरी में आपके ये जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो मैंने कहा था वोडाफोन, जिन्होंने रिवर्स की थी, प्रणब मुखर्जी, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एंड चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, उनके जजमेंट्स मैंने देखे, दीवाना हो गया मैं उनका। कौन से आपको बहुत ज्यादा पसंद आए थे उनके जजमेंट्स? जजमेंट्स तो सारे अच्छे उनके, अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल में जो जजमेंट्स आए हैं, जो टैक्सेशन पे जजमेंट आया अभी एक RK बंसल, वो तो जजमेंट इतना जबरदस्त जजमेंट है कि उसमें कितने लाखों केसेस दोबारा खुलेंगे। क्या हुआ है उसमें एग्जैक्टली? उसमें कुछ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पर इशू था, जो हाई कोर्ट्स ने डिसाइड किया था, उसको रिवर्स कर दिया।
सो जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस, अगर किसी को टीचिंग शुरू करनी है अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप उन्हें क्या एडवाइस करोगे कि कैसे टीचिंग शुरू करनी चाहिए सो दैट दे कैन बिकम अ सक्सेसफुल टीचर? देखो, टीचिंग को अगर आप देखिए, मेरे बॉस कमल गुप्ता बोलते थे, टीचर और चीटर अल्फाबेट सेम है, प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो एक टीचर बनो, चीटर मत बनो। आज लोग टीचर क्यों बन रहे हैं? उन्हें पैसा चाहिए। फ्रैंकली, जब मैंने टीचिंग शुरू की थी, मुझे पैसे का वो नहीं था। आई हैड अ रिक्वायरमेंट, बट द एम वाज नॉट टू फूल द स्टूडेंट्स एंड एक्सट्रैक्ट द मनी। तो आज जो टीचर बनना चाहता है, तो पहले खुद अपने आप को इक्विप करे नॉलेज से, खुद एक ऐसे लेवल पर आए कि हाँ, वो बच्चों को पढ़ा सकता है और वाकई में विद्या का प्रदान करे, ना कि वो रटा रहे हो, आप ये सब करो। दैट शुड नॉट बी द एम। तो एक अच्छा टीचर बनना है तो पहले खुद एक अच्छे एकेडमिशियन बनो और डिलीवरी देना सीखो कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है बच्चे को, क्या समझ में आ रहा है उसे या नहीं। तो टीचर का मोटिव सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जो आज है। हर जो बच्चा नया सीए बनता है, वो कोचिंग शुरू कर देता है। तो मैं तो कहता हूं यार, मत करो ये सब, इंडस्ट्री ज्वाइन करो, एक कैरियर बनाओ अपना। टीचिंग इज नॉट योर कैरियर। हम जैसे हो गया तो इट वाज भगवान की एक कृपा थी कि हम कर गए, बट एवरीवन कैन नॉट बी विनोद गुप्ता और लाइक दैट। Right. Last question. This is a tricky one I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing VG sir, what is that one question you would like to ask him towards the end of the interview? इफ आई वॉज कुशल, Yeah. तो मैं ये पूछूंगा कि सर, आप के बारे में सुना है कि आप बहुत बोर किस्म के इंसान हो, तो ऐसा क्यों है? तो मेरा फिर जवाब ये रहता कि यार देखो क्या है, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, कभी हंसने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए बोर हो गया। मतलब बोरियत पर्सनैलिटी हो गई, बट जो पर्सनैलिटी बन गई उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। यस, जैसा हूं वैसा हूं। बट ऐसे बोलते हैं लोग कि बोरिंग पर्सनालिटी है and बोरिंग all. मीन्स वो कहते हैं मैं बहुत गुस्से में रहता हूं, Okay. मैं किसी बात पे हंसता नहीं हूं, जो फैक्ट भी है शायद। मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा पे मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है कि कोई आप में एक्सप्रेशन नजर नहीं आता, आप हमेशा एक से रहते हो, नॉर्मल टाइप। So that is one thing which I think you have not observed me for so many years. Otherwise, you would have asked this question. No, got it. Very, very interesting. Thank you so much for doing this. काफी मजा आया आपसे बात करके, and I'm sure all of them are going to love this and feel nostalgic watching you and listening to you. Thank you so much. Thank you, Kushal, and God bless you. Thank you very Thank much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट।